Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2, which is era of one party dominance, and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस के डोमिनेंस के नेचर को देखा था. आज हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस एज ए सोशल एंड लॉजिकल कोएलिशन कि कांग्रेस जो थी उस समय उसकी सोशल आइडियोलॉजी क्या थी. एक कोएलिशन के रूप में उसकी सोशल आइडियोलॉजी क्या थी, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सिंस 1885 कांग्रेस वर्क एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड कॉमर्शियल क्लासेस एंड नोन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग. जो कांग्रेस का गठन हुआ वो 1885 में हुआ और उसके बाद ये इंडियंस का मानना था कि ये मुख्य तौर पे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की एक प्रेशर ग्रुप है और इसमें मुख्य रूप से कुछ एजुकेटेड प्रोफेशनल्स और कॉमर्शियल क्लास के लोग इसमें कांग्रेस पार्टी के में शामिल हैं. ऐसा इंडियंस का मानना था उस समय. यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियंस कुछ एलिट वर्ग में ही सीमित थी और पूरे रूप से वो स्प्रेड आउट नहीं हुई थी. और उसका ये सीमित होना ये बताता था कि उसमें कुछ एलिट वर्ग के लोग ही उसमें शामिल हैं. ऐसा इंडियंस का मानना था उस समय. इट वॉज नोन एज द पार्टी ऑफ अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलिट. जब ये थोड़ी पुरानी हुई तब लोगों का मानना था कि इसमें जो है अपर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं और कुछ अर्बन एलिट्स का ये एक प्रेशर ग्रुप है. यानी मुख्य रूप से लोगों का ये मानना था कि इसमें पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग ही इस प्रेशर ग्रुप में शामिल हैं और ये आम जो नागरिक हैं उन तक इस पार्टी की पहुंच उस समय नहीं थी शुरुआती दिनों में. ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इट्स सोशल बेस वाइडेंड. जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च किया उस समय ये गांव-गांव तक कांग्रेस की पहुंच होने लगी और इसमें हर वर्ग के लोग जुड़ने लगे और उनको ये लगने लगा कि ये वो पार्टी है जो फ्रीडम स्ट्रगल को आगे की ओर ले जा रही है. और उनका विश्वास गांधी जी के कारण और बढ़ गया था कांग्रेस के प्रति. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्कर्स, विलेजर्स, पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑल्सो फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मजदूर वर्ग जो था इंडिया का, वो जो विलेज में रहने वाले लोग थे, वो जो किसान वर्ग था वो, ये और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, कुछ बड़े कुछ छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग भी अब कांग्रेस का हिस्सा बनने लगे थे क्योंकि उन्हें अब ये लगने लगा था गांधी जी के कारण और जो मूवमेंट्स लगातार लॉन्च हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से, उसको देखते हुए सबको इंडियंस को लगने लगा, जो साधारण इंडियंस थे उनको भी लगने लगा कि नहीं, ये वो पार्टी है जो हम लोगों को आज़ादी दिला सकती है और उनका उसमें शामिल होना ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया उस समय रही और इसके कारण कांग्रेस का दायरा और बढ़ गया. By the time of independence, the Congress was transformed into rainbow-like social coalition. और इंडिपेंडेंस के आते तक यानी कि 1947 या 40 के दशक में आने तक ये एक रेनबो टाइप ऑफ कोएलिशन बन चुकी थी जिसमें सारे रंग यानी सारे तरह के लोग इसमें इंडियंस शामिल थे, चाहे वो बहुत एलिट वर्ग हो, अर्बन एलिट्स हों, एजुकेटर्स हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, साधारण पीजेंट्स हों, वर्कर्स हों, सब कोई अब इस कोएलिशन में शामिल हो चुका था और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा दायरा अपना इंडिया में बना चुकी थी. इट एकोमोडेट द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट. जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे और जो शांतिवादी विचारधारा के थे, दोनों लोग इसमें शामिल थे.
कंजर्वेटिव एंड रेडिकल, जो लोग रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित थे या मौलिक विचारधारा से प्रभावित थे, दोनों तरह के लोग इसमें शामिल थे। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, जो एक्सट्रीम चरमपंथी थे, और मॉडरेट जो लोग थे, उदारवादी जो लोग थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग अब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, और कांग्रेस का दायरा जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके इर्द गिर्द के समय में ये सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके थे इंडियन मूवमेंट से, और इंडियन मूवमेंट्स को लीड कर रही थी कांग्रेस, इसलिए उनका ये कहना कि कांग्रेस में शामिल वो लोग हो चुके थे। चाहे वो राइट आइडियोलॉजी के बिलीवर्स हों, चाहे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के बिलीवर्स हों, चाहे वो सेंट्रिस्ट हों, ये सारे आइडियोलॉजीज के लोग एक तरह से कांग्रेस में उस समय शामिल हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही वो पार्टी है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सकती है। इसलिए सबका झुकाव सारी आइडियोलॉजीज को दूर करते हुए सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए सारे लोग उसमें शामिल होते चले गए। द कोएलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गिव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कांग्रेस का जो ये कोएलिशन का स्ट्रक्चर था, उसने कांग्रेस को एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ दिया, ऐसा स्ट्रेंथ जो काफ़ी तगड़ा था। और इस स्ट्रेंथ को देखते हुए और इस चीज़ को समझते हुए कि उसे एक इंडिपेंडेंस के दौरान जो स्ट्रेंथ कोएलिशन का मिला हुआ है, उसको लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ऑपोजिशंस को किस तरह से बाहर रखना है, दूर रखना है सत्ता से, वो हम लोग आज समझे कि क्या वो स्ट्रैटेजी थी। इन 2 पॉइंट्स से हम लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि इट अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि कांग्रेस जो है वो किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन को नहीं होल्ड करती थी। यानी कि किसी भी समस्या को लेकर, जो समस्याएं होती थी उसको लेकर किसी एक तरफ उसका झुकाव नहीं होता था, वो एक्सट्रीम नहीं होती थी किसी भी पोजीशन को, राइट या लेफ्ट, कोई भी पोजीशन की तरफ वो अपने आप को टिल्ट नहीं करती थी, झुकाती नहीं थी। इट अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इशू। जितने भी इश्यूज होते थे उसमें एक बैलेंस अप्रोच वो लेकर के चलती थी, न इधर का न उधर का, एक बैलेंस अप्रोच उसका होता था पार्टी का। दिस स्ट्रैटेजी पुट द ऑपोजिशन इन डिफिकल्टी, और यही वो स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की जिसने ऑपोजिशन को एक कठिनाई में डाल रखा था। एनीथिंग ऑपोजिशन वांट टू से, कोई भी बात ऑपोजिशन जब राइज करती थी, वुड ऑल्सो फाइंड इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, वो तमाम चीजें कांग्रेस के भी आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स में नजर आते थे। कोई भी बात, कोई भी एक चीज उठाती थी जब ऑपोजिशंस अगेंस्ट कांग्रेस, तो ये पाती थी कि ये सारी चीजें तो कांग्रेस के अंदर भी हैं, उसके प्रोग्राम्स में भी हैं, उसकी आइडियोलॉजी में भी ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से हैं। तो उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसी कौन सी बात उठाई जाए जिससे जो कांग्रेस में वो चीज़ें ना हो, उसकी आइडियोलॉजी को नहीं सूट करती हों। तो एक कठिनाई कांग्रेस हमेशा खड़ी करती रही विपक्ष के लिए कि उसको कहीं से कोई रास्ता अपोजिशंस को नहीं मिल रहा था कि कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ इशू एराइज किया जाए। और सेकंड स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि इट्स नेचर ऑफ कोएलिशन हैज ग्रेट एकोमोडेशन फॉर इंटरनल डिफरेंसेस। उसके अंदर उसका जो संरचना था, उसके कोएलिशन का संरचना इस तरह का था कांग्रेस का कि उसमें बहुत सारा स्थान था, उसमें सारे लोगों को शरण स्थली बना रखे थे कांग्रेस पार्टी। फॉर इंटरनल डिफरेंसेस, जितने भी लोगों के इंटरनल डिफरेंसेस थे उन सबों के लिए उसमें स्थान था। एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स, जिनके भी जो एस्पिरेशंस थे, वो सारे ग्रुप्स जो अलग अलग एम्बिशंस रखते थे उनके लिए भी उसमें स्थान था। और कोई भी लीडर्स हों, किसी भी प्रकार के कोई लीडर्स हों, उनके लिए भी उसमें पर्याप्त जगह थी।
कि अपनी बात को वो अंदर ही पार्टी के उठा सकते थे। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर विद्यमान थी उस समय, यानी कि कांग्रेस किसी भी तरह से कोई भी पोजीशन छोड़ नहीं रही थी कि कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टियां कुछ चीज़ों को लेकर के सामने आ सकें, और उसका दायरा इतना बड़ा था कि सारी चीज़ें उसमें, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि उसका नेचर जो था वो इंक्लूसिव था और सारी चीज़ें समाहित हो जाती थी उसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा दायरा आइडियोलॉजी का भी था, जिसमें लेफ्ट राइट सेंटरिस्ट सारी आइडियोलॉजीज उसमें शामिल थी। तो किसी को नाराज नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी, किसी भी आइडियोलॉजी को नाराज नहीं करती थी, किसी भी ग्रुप को नाराज नहीं करती थी, किसी भी लीडर को नाराज नहीं करती थी, और कोई एक्सट्रीम पोजीशन होल्ड नहीं करती थी। वो एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलती थी। तो ये दो स्ट्रैटेजी उसकी काम आई कांग्रेस की अगेंस्ट द ऑपोजिशन। द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम। ये सारी जो बातें हैं, ये दोनों जो बातें हैं, वो कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही है और सबको उसको इतना इंक्लूसिव होना होगा कि सारे लोग उससे जुड़ पाएँ। तो इसलिए वो अप्रोच उसका शुरू से ही था, बिफोर इंडिपेंडेंस से ही कांग्रेस का नेचर इंक्लूसिव था कि चाहे कोई भी विचारधारा के लोग हों वो उसके अंदर समाहित हो जाए और उसमें ही जुड़ करके वो नेशन के लिए फाइट करे, और इस चीज़ को उसने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जारी रखा। द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड इट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको इंडिपेंडेंस के बाद भी इस स्ट्रैटेजी को उसने अपनाए रखा, और इसमें सारे लीडर्स, सारी पार्टियां, सारे आइडियोलॉजी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूसिव थी। इसलिए ऑपोजिशंस को कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो अगेंस्ट कांग्रेस खड़ी हो पाए। डिफरेंट ग्रुप वेर नॉट हैप्पी बाय द पोजीशन ऑफ पार्टी विद देयर शेयर ऑफ पावर्स। ऐसी बात नहीं थी, नाराजगी थी, कांग्रेस के अंदर नाराजगी थी। जो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स थे वो नाराज थे कांग्रेस से। ऐसा नहीं थे कि सब लोग खुश थे, नहीं, ग्रुप्स जो थे वो नाराज थे कि उनके पक्ष में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती है खुल करके। ये नाराजगी सारे ग्रुप्स की थी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन क्यों नहीं अपनाती है हमारे ग्रुप की ओर कांग्रेस पार्टी। ये सारे ग्रुप्स का यही मानना था, और ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। डिफरेंट ग्रुप्स वेर नॉट हैप्पी बाय द पोजीशन ऑफ पार्टी विद देयर शेयर ऑफ पावर्स। उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स के पावर्स थे उसको लेकर पोजीशन जो था कांग्रेस पार्टी का, वो उन ग्रुप्स को अच्छा नहीं लगता था कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन उनके तरफ क्यों नहीं है उसका। बट दे रिमेन इन द पार्टी एंड फाइट अदर ग्रुप्स रादर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन वो लोग कांग्रेस के अंदर रह कर के ही, कांग्रेस का धड़ा बन कर ही, वो जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ते थे, उनकी लड़ाइयाँ होती थी आपस में, उनके विचारों में मतभेद था उस समय भी, एक दूसरे से सहमति नहीं थी, और पार्टी से भी नाराजगी थी कि वो एक एक्सट्रीम पोजीशन उनके तरफ क्यों नहीं है उसका। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम लोगों को पार्टी के अंदर ही रहकर अपना पोजीशन को होल्ड करना है, न कि बाहर निकलकर एक अपोजिशन पार्टी बनानी है। These group inside the party called fractions। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने थे जो आपस में भिड़ा रहते थे कांग्रेस के अंदर ही इंटरनली, उनको फ्रैक्शंस कहा जाता था, उनको फ्रैक्शन ग्रुप्स कहा जाता था कि अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन ऊपर से कांग्रेस एक है, लेकिन अंदर से वो कई अलग अलग विचारधाराओं की ग्रुप है। और ये जो ग्रुप्स थे दे वर कॉल्ड फ्रैक्शंस। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फ्रैक्शंस जो है अपोजिशन पार्टी की आइडियोलॉजी बनती चली गई और कांग्रेस पार्टी लगातार
कमज़ोर पड़ती गई और 67 के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन अपोजिशन पार्टी का रहा और क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी का रहा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन क्या उसका फॉर्मेशन था, क्या उसकी स्ट्रैटेजी रही कि किस तरह से वो अपोजिशन पार्टी को सत्ता से दूर रखे। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।